बहनों भाइयों, जय श्री राम। आज विषय पर आने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही आप मुझे लाइक करें या ना करें, आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे देश से संबंधित है और इस तरह से आपका अधिक से अधिक शेयर करना आपका देश हित में योगदान होगा, देश की सेवा होगी। अब वो किस लिए? वो इसलिए कि इस के माध्यम से मैं अपने देश की अधिकाधिक संख्या को उन लोगों से परिचित कराना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिए, अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन वे दुर्भाग्य से हम लोग उनसे अनजान रहे और यह सोची समझी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद देश की शिक्षा और इतिहास आदि का जिम्मा जिन हाथों ने लिया था, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ और निजी एजेंडे को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए इस तरह की साजिश की। और ये देश में बताया गया कि देश की आज़ादी को दिलाने में 2-3 लोग ही मुखिया थे और वे जिनके बारे में भी बताया गया वो सत्ता का सुख उठाते रहे, सारी सुख सुविधा उठाते रहे और देश को बेवकूफ़ बनाते रहे। जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। बचपन में हम लोग अक्सर ये गाना सुनते थे, शायद आपने भी सुना होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उस समय बाल मन में ही मेरे को बड़ा ये लगता था, आश्चर्य होता था, क्योंकि उस समय मैंने रामायण महाभारत भी पढ़ लिया था। तो ये लगता था कि इतना बड़ा महाभारत करना पड़ा था पांडवों को अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। तो ये किस प्रकार से हमको बिना संघर्ष किए, बिना तलवार उठाए, बिना धनुष बाण उठाए हमें आज़ादी मिल गई? ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? क्या अंग्रेज हमें भीख में आज़ादी देकर गए? तो इसके लिए मैंने उसी समय बचपन में ही क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन किया और एक के बाद एक कई किताबें पढ़ता चला गया और उसमें डूबता चला गया। और तब मुझे पता चला कि आज़ादी वास्तविक रूप से किन लोगों ने दिलाई, किन के कारण हम आज आज़ादी प्राप्त कर सके। मगर ये देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी जिस जुनून से लड़ रहे थे, वे क्या अपने कुछ स्वार्थ के लिए कर रहे थे? इसमें उनका क्या स्वार्थ था? वे जानते थे कि इसमें हमारे जीवन की बलि चढ़ेगी, तो भी वे संघर्ष अभाव से जूझते हुए अंग्रेजों के कठोरतम अत्याचारों को सहते हुए अडिग रहे। तो ये जानने के बाद मेरे मन में विचार आया था काफ़ी पहले, जिस समय मोबाइल का युग नहीं था,
कि एक संकलन पुस्तक के रूप में मैं प्रकाशित करूं। यद्यपि वह उस समय संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज वही मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं इसके माध्यम से कम जितने अधिक से अधिक लोग हो सकते हैं, एक प्रयास तो करूं कि लोगों को जानकारी हो। तो आज यह मैं जो वीडियो बना रहा हूं, यह उन्हीं महान क्रांतिकारियों, आज़ादी के दीवानों को समर्पित है, एक श्रद्धांजलि के रूप में। तो आज मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करता हूं भारत के प्रथम क्रांतिकारी, आदि क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के संबंध में बताकर। फड़के जी का जन्म 4 नवंबर 1845 में महाराष्ट्र में सिरधो नाम का एक गांव में हुआ था। उस समय अंग्रेजों के अत्याचार की सीमा लांघ चुके थे और अधिकतर गांव में किसान ही हुआ करते थे जिनका काम कृषि होता था। और वे किसान इतने ज़्यादा दुखी और इतने ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे थे कि जो किसान दूसरों के लिए अनाज उगाता है, उसके अपने लिए भी अभाव बना रहता था। उनके पास वस्त्रों का अभाव रहता था और इसके बावजूद अंग्रेज जब कभी आते तो उन्हें प्रताड़ित अलग करते, लगान के लिए प्रताड़ित करते। यह सब देखकर वासुदेव बलवंत फड़के जी को बड़ा क्रोध आता था। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि ये इनकी किसानों की ये दुर्दशा तभी ठीक हो सकती है जब स्वराज मिले। और इस स्वराज के लिए उन्होंने सोचा कि एक संगठन बनाया जाए जो अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सके। तो उन्होंने आदिवासी जनजाति कोली, भील, धांगड़ जनजाति को, युवाओं को एकत्रित किया और एक रामोसी नाम का संगठन बनाया। ये संगठन, अब बिना पैसे के तो कोई संगठन चल नहीं सकता, तो इसको चलाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज साहूकारों को लूटना शुरू किया। तो ये तब अंग्रेज बिलबिलाने लगे और फिर धीरे धीरे इनका संगठन ने बहुत मजबूती प्राप्त कर ली। और एक बार तो समय ऐसा आया कि इनके संगठन ने पुणे पर कब्जा कर लिया। सोचिए, जिस अंग्रेज शासन का कभी इसमें सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके एक शहर को पर कब्जा कर लेना एक सामान्य युवा संगठन के द्वारा कितनी बड़ी बात है। उस समय की बात, आज की बात मत सोचिए। और उनके पास हथियार भी सीमित थे। यद्यपि बल अंग्रेज़ों के पास बहुत था, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने वह फिर से प्राप्त कर लिया पुणे को। लेकिन फड़के जी का आंदोलन अलग अलग जगहों पर चलता रहा। इस तरह से वो अंग्रेज़ों को नाकों चने चबाते रहे। इसके बाद 1879 में बीजापुर में उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उनको काले पानी की सज़ा देते हुए यमन देश के अदन में रखा गया। और जहां उसके बाद 17 फरवरी 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको एक ऐसे
क्रांतिकारी के बारे में बताना चाहता हूँ। यद्यपि वो क्रमवार तो नहीं हो रहा है, लेकिन आकस्मिक रूप से इनका नाम मेरे सामने जहन में आ गया। क्यों इनका नाम आया? क्योंकि आज़ादी के बाद भी ये जीवित थे, आज़ादी इन्होंने देखी। तो सोचिए उनके मन में उस समय क्या बीती होगी। इनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। उनको बीके दत्ता भी बोला जाता था, बट्टू भी बोला जाता था, मोहन भी बोला जाता था। इनका जन्म 18 नवंबर 1910 में बंगाल के वर्धमान जिले के एक गांव में हुआ था। और उसके बाद जब ये कुछ समय बड़े हुए तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले गए और पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कानपुर आए। कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में ये 1924 में आए थे। वहीं इनकी मुलाकात हिस्प्रस के कमांडर, हिस्प्रस का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। उनकी संगति में आकर इन्होंने हिस्प्रस ज्वाइन कर ली और तभी इनकी मुलाकात होती है भगत सिंह जी से। उनकी मुलाकात इतनी घनिष्ठ मित्रता में बदल जाती है कि उसका उदाहरण आपको आगे पता चलेगा जब उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब 1928 में इन्होंने ये संगठन ज्वाइन किया। 1929 में संगठन की बैठक हुई और यह तय किया गया कि दिल्ली के सेंट्रल स्टेट असेंबली हॉल में जब मीटिंग चल रही होगी तो उस समय हम वहाँ पर बम फेंकेंगे और साथ में विरोध स्वरूप अपने विचार के पर्चे में लिखकर बांटेंगे, ताकि इस धमाके को करने से देश को पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इन अंग्रेज़ों की आँख खुलेगी कि हमारे विरोध में इस प्रकार काम चल रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर विद्रोह है। उस समय असेंबली हॉल में 2 बिल पर चर्चा होनी थी। एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये इन दोनों बिलों का विरोध भी करना था, इसलिए यह योजना बनाई गई। अब इस योजना में भगत सिंह तो जाने वाले थे ही, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चला था कि वो जाएंगे। तब बटुकेश्वर दत्त जी ने बोले कि वाह भैया, बोले आप लोग जाओगे, आप ही जाओगे, मैं इतने साल से आप लोगों के साथ में हूँ, मगर मुझे किसी भी ऑपरेशन में आप लोगों ने सम्मिलित नहीं किया है, मैं जाऊँगा इस बार को। तो वो जिद करके भगत सिंह के साथ चले गए। इन लोगों को जो बम फेंकने थे वो ऐसे बम थे जो किसी की जान नहीं लेते, वे केवल धुआं करते और धमाका करते। चंद्रशेखर आज़ाद अपने और अन्य साथियों के साथ वहाँ बैठे थे असेंबली में और उन्होंने उठकर इशारा दिया और वो बाहर निकल गए और उनके बाहर निकलते ही इन्होंने बम फेंक दिए और उससे जो धमाका हुआ, अब आप सोच सकते हैं कि उस असेंबली हॉल में लोगों की क्या हालत रही होगी। लोग घबराकर अफरा तफरी में भागने लगे, डर गए, भयभीत हो गए। धुआं फैला हुआ था और ये दोनों नौजवान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहीं खड़े रहे।
चाहते तो ये अपने आप को बचा सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन इनका उद्देश्य यह नहीं था। इनका उद्देश्य ये था कि हम किसी के जान माल के दुश्मन नहीं हैं, हत्या करने के इच्छुक नहीं हैं, हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इन दोनों को पकड़ लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया और दोनों को ही आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई और लाहौर जेल भेज दिया गया। लाहौर जेल जाने से क्या हुआ कि लाहौर में जो सैंडर्स कांड हुआ था, जिसमें भगत सिंह वगैरह साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी, वो मामला आया और उसमें भगत सिंह को भी शामिल कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला, तो उसमें उनको फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उस मामले से दूर रखा गया क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं बताया गया। अब बटुकेश्वर दत्त को वहाँ से भगत सिंह से अलग कर दिया गया, जिसका उनको अंत समय तक दुख रहा कि काश मुझको भी फांसी हो जाती तो अपने मित्र के साथ ही तो इस दुनिया से विदा होता। लेकिन इनको काला पानी के लिए अंडमान भेज दिया गया। वहाँ किस प्रकार के अत्याचार होते थे इसकी कल्पना करना भी कठिन है। लोग, आप अगर आज की डेट में वहाँ चले जाएं तो एक दिन भी आप वहाँ नहीं गुजार सकेंगे, जबकि आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, आपको वैसे ही रहना। क्योंकि अभी जब सावरकर फिल्म बन रही थी तो उसके जो हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है रणजीत हुड्डा, उसने कहा कि ये अनुभव लेने के लिए मैं अंडमान के उस जेल में गया और मैंने कहा कि ये मेरा मोबाइल रख लो, मैं 5-10 मिनट के लिए इस सेल में बंद होना चाहता हूँ। और उस सेल में वो बंद हुआ तो उसने बताया कि 5-10 मिनट के अंदर ही मुझे घबराहट होने लगी। तो सोचिए, इतने वर्षों उन्होंने वहाँ के लोगों, वहाँ काला पानी की सज़ा पाए हुए कैदी किस तरह से रहते थे। अब 1933 में और 1937 में इन्होंने वहाँ पर ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसके कारण उनको वहाँ से बांकीपुर कारागार पटना भेज दिया गया और 1938 में उनको रिहा किया गया। रिहा होने के बावजूद वे अपनी गतिविधियों में लगे रहे। अब देश आज़ाद हो जाता है, इनका भी विवाह हो जाता है 1947 में अंजलि दत्त नाम की युवती से, और अब अपने जीवन यापन के लिए, जहाँ एक और उनकी पत्नी भी पढ़ाने का काम करती थी, वहीं बटुकेश्वर दत्त एक साधारण सी नौकरी, सिगरेट कंपनी में मजदूरी का काम, तो कभी टूरिस्ट गाइड का काम करते रहे, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इस बीच में वो 1964 में बीमार पड़ गए। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें। तो किसी तरह ये खबर पंजाब के मुख्यमंत्री को लगी, तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पास 1000 रुपये का चेक भेजा और कहा कि यदि आप इलाज कराने में असमर्थ हैं तो हम इनको पंजाब या चंडीगढ़ में ले जा सकते हैं। तब बिहार के मुख्यमंत्री बी के सहाय हुआ करते थे, उन्होंने इनको अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज शुरू हुआ। लेकिन उस इलाज से इनको फ़ायदा नहीं हुआ
और इनकी बीमारी बढ़ती चली गई। तब इनको एम्स दिल्ली लाया गया। एम्स दिल्ली में जब ये लाए गए तब इनकी आंखों में आंसू थे कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका था, आज उसी दिल्ली में मैं स्ट्रेचर पर लाया जा रहा हूँ। इसी समय भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी वो आई इनके पास और उन्होंने भरे गले से आंखों में आंसू लिए हुए ये कहा कि मेरा एक बेटा तो उसी समय खो गया था, आज कितने दुख की बात है कि अपने दूसरे बेटे को मिलने के लिए आई हूँ, वो भी इस हालत में उसको देख रही हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते। तब बटुकेश्वर दत्त जी ने जो बात कही वह घनिष्ठ मित्रता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं यदि मरता हूँ अभी तो मुझे अपने दोस्तों भगत सिंह के पास वहीं अंतिम संस्कार किया जाए जहाँ भगत सिंह का हुआ था। तब ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु के पश्चात 20 जुलाई 1965 में उनकी मृत्यु हो गई, रात को 1:50 पर। और फिर उन्हें हुसैनीवाला, जो कि पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर के में पास में एक गांव है, और उसी जगह पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का अंतिम संस्कार हुआ था। उसी गांव में उन्हीं के बगल में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो सोचिए, इस पे मनन कीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित किया, उसको देश के लोगों ने क्या दिया। आज हम छोटी छोटी बातों की दुहाई देते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, और इन लोगों ने जो इतना बड़ा योगदान दिया, उन लोगों ने कभी किसी से कोई मांग नहीं रखी। बताइए कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी बोली तो क्या बोली। तो दुख तो इस बात का है कि हम आज की पीढ़ी को, या मैं अपनी पीढ़ी को भी बोलूँगा, जो अपरिचित हैं रहे, उनका इतना दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए, सत्ता की मौज उठाने के लिए लोगों को इन लोगों से अनजान रखा। मेरा दावा है, यदि आप इन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कांग्रेस से घृणा हो जाएगी, खास तौर से ऐसे लोगों से जिन लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। आज मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। अगले भाग में मैं दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।